हेलो एवरीवन, माइनिंग एंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने तीन टॉपिक कवर करेंगे। बेसिकली डीजीएमएस के 2020 के और 19 के जो भी आपके सर्कुलर्स हैं उन्हें हम चेकआउट करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज जो आती है सामने वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस हजार्ड्स इन बिलो ग्राउंड कोल माइंस। ये बेसिकली ये जो पोर्शन है ये किसके लिए है? ये जो भी अंडरग्राउंड कोल माइंस वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला सर्कुलर इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये सर्कुलर को फॉलो करने के लिए किसको कहा जा रहा है डीजीएमएस के द्वारा के ओनर, एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। जितने बिलो ग्राउंड कोल माइंस वाले ओनर, एजेंट और मैनेजर हैं इनकी जिम्मेदारियां ये सब बनती है कि भाई इन्फ्लेमेबल गैस हजार्ड से बिलो ग्राउंड कोल माइंस को प्रिवेंट करना है। आगे चल के मेटल माइंस वालों का भी है, तो मेटल माइंस वाले भी जो है तो देखते रहे इस लेक्चर को, आगे उनका भी टॉपिक आएगा। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं इनमें ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स देखे गए हैं या जो डिजास्टर्स होते हैं बेसिकली वो या तो इग्निशन के कारण होते हैं, मीथेन गैस के या मीथेन गैस के एक्सप्लोजन के कारण होते हैं। और ज्यादातर पुराने समय से ही देखा गया है, इंडिया की कोल माइनिंग हिस्ट्री ही उठा के देख लीजिए तो सबसे ज्यादा जो डिजास्टर्स या एक्सीडेंट्स हुए हैं इसी चीज के कारण हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इंडियन जो बिलो ग्राउंड कोल माइंस हैं उनमें जो नंबर ऑफ गैसेस हैं वो कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका मीथेन गैस सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है। और जैसे जैसे हमारा शैलो डेप्थ से ज्यादा डेप्थ तक हम मूव करते जा रहे हैं, शैलो डेप्थ के कोल सीम्स हमारी खत्म होती चली जा रही है, उसके कारण मीथेन गैस का परसेंटेज भी बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे डेप्थ में हम जा रहे हैं। ठीक है, अब इनसे बचने के लिए हमने कुछ कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स निकाली जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार के एक्सीडेंट्स या डिजास्टर्स को रोक सकते हैं। इसके लिए डीजीएमएस ने भी कुछ चीजें कही हैं कि अगर आप ये करेंगे, निर्देश दिए हैं डीजीएमएस ने भी, अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि आपका माइंस के अंदर क्या हो कि कम से कम एक्सीडेंट्स होने के चांसेस को या डिजास्टर होने के चांसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो डीजीएमएस इसके लिए क्या बोलता है कि आप प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला तो आप डिग्री ऑफ गैसीनेस अपनी कोल सीम का डिटरमाइन कर लीजिए। उसके बाद वेंटिलेशन प्लानिंग करिए अच्छे से। गैस का ड्रेनेज कर सकते हैं अगर तो वो बिल्कुल करिए। मॉनिटरिंग लगातार करते रहिए। गैस के इग्निशन को रोकने की कोशिश करिए। पोस्ट गोफ ड्रेनेज, गोल्फ में से ड्रेनेज करिए, मीथेन ड्रेनेज करिए, ये भी एक्सीडेंट से बचने का एक तरीका हो जाता है। और गैस हजार्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, एसएमपी बना लीजिए गैस हजार्ड्स का अलग से सेपरेटली। ठीक है, तो ये चीजें बोलता है। अच्छा, अब अगर इसी की बात आती है तो सबसे पहले तो देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ गैसीनेस में डीजीएमएस का क्या कहना है। डीजीएमएस का कहना है कि अगर आप हजार्ड्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेज है, जो आपका स्टेप है वो ये है कि माइनिंग प्रोसेस के दौरान गैस का एमिशन कितना हो रहा है। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो कोयले का, तो उसके कारण गैसेस का एमिशन कितना हो रहा है, सबसे पहले तो ये पता कर लीजिए। इससे आप हजार्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसको पता करना ही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ गैसीनेस डिटरमाइन करना, जो कि आपको एक प्रोबेबिलिटी, एक लमसम अंदाजा दे देता है कि भाई गैस के एमिशन को कितना गैस का एमिशन होगा, हमारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम क्या यूज करेंगे। लेकिन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूं, लगभग आइडिया क्यों बोल रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ गैसीनेस से हमें मिल जाता है कि क्योंकि जो एमिशन ऑफ गैस है वो कोल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी के कारण बदल सकता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर के कारण भी बदल सकता है, फैन के फेलियर के कारण भी बदल सकता है, रूफ फॉल के कारण भी चेंज हो सकता है डिग्री ऑफ गैसीनेस। मतलब डिग्री ऑफ गैसीनेस तो एक, चलो लमसम आइडिया लग गया। ठीक है, एक लमसम आइडिया तो लग गया, लेकिन ये जो एमिशन ऑफ गैस है वो चेंज हो सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है ना। जैसे बहुत सी माइंस में आपने रेगुलेशन में भी पढ़ा होगा कि अगर माइंस में ज्यादा गैस का एमिशन हो रहा है तो उसको हाई डिग्री ऑफ गैसीनेस में चेंज करने के लिए हम जो है तो एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर के पास, फिर वो आता है, चेक करता है, फिर हाई डिग्री ऑफ गैसीनेस में वो कंफर्म करने के लिए बात बोलता है। ठीक है, तो मेरा ये कहना था कि देखिए, आपका जो डिग्री ऑफ गैसीनेस है वो अलग चीज है और जो गैस एमिशन है
वो ऑन द स्पॉट जब आप माइनिंग कर रहे हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी, बैरोमेट्रिक प्रेशर, फैन फेलियर, रूफ फॉल, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि गैस का एमिशन कितना होगा। अब जो गैसीनेस है कोल सीम्स की, वो आपको डिटरमाइन करना है, लेकिन कैसे डिटरमाइन करेंगे? साइंटिफिक बेसिस पे, किसी मेजरमेंट करके, ठीक है, कि आपके इंसीटू में कितना गैस है, मतलब कि जो वर्किंग सीम्स है उसमें गैस का कंटेंट कितना है, जो उसके ऊपर वाली सीम है उसमें गैस का कंटेंट कितना है, जो अंडरलाइन से सीम है उसमें गैस का कंटेंट कितना है, या फिर जो इमीडिएट कोल मेजर स्ट्राटा है जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें गैस का कंटेंट कितना है। ठीक है, अब गैस का कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए अप्रोप्रिएट साइंटिफिक मेथड्स आपको यूज करना है। अब इसके लिए आप कोयले का जो कोर है वो निकाल सकते हैं, वो सरफेस से ड्रिलिंग करके निकालिए, चाहे अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करके निकालिए, ठीक है, बोर कोर्स ड्रिल करके आप निकाल सकते हैं। और कोर्स को अपन क्या करेंगे, एक कैनिस्टर में क्या करते हैं, सील करके रख देते हैं, और उसमें देखते हैं कि आखिर कितना गैस उसमें डिजॉल्व हुआ, उसमें से कितनी गैस निकली। उसके बेसिस पे हम जो है तो डिटरमाइन करते हैं कि भाई डिग्री ऑफ गैसीनेस क्या होगा। ठीक है, कोर लिया, उसको एक कंटेनर में डाला, और उसमें से जितने भी मीथेन गैस निकल रही है उसको हमने ऑब्जर्व किया, और हमें समझ में आ जाएगा कि भाई मीथेन गैस इसमें कितना है। आ गई बात समझ में? कोर लिया, एक कंटेनर में डाला, उसमें से जितनी भी मीथेन गैस निकली उससे हमें समझ में आ जाएगा कि भाई इसका डिग्री ऑफ गैसीनेस क्या होगा। अब ये जो मेथड होता है इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिसॉर्प्शन मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिसॉर्प्शन मेथड कहा जाता है। इस मेथड की मदद से कोयले का गैस कंटेंट और कार्बोनेशियस मटेरियल का कंटेंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वेंटिलेशन प्लानिंग। वेंटिलेशन प्लानिंग में आपका बोलता है कि आपको इसका बारे में पता होना चाहिए कि गैस का अकरेंस मेरा कितना हो रहा है, डिग्री ऑफ गैसीनेस से हमने पता किया, एमिशन किस प्रकार का हो रहा है, कोल माइंस में आपके जो है तो गैस का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड गैस का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हो रहा है, और प्रोडक्शन के साथ साथ मेरा गैस कितना ज्यादा जनरेट हो रहा है, उसके बेसिस पर आप वेंटिलेशन की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पर हम वेंटिलेशन की प्लानिंग करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए होता क्या है कि ऐसा बहुत बार माइंस में पाया गया है कि जो गैस का एमिशन है ना, वो गैस का एमिशन बहुत ज्यादा कभी पाया गया है। एक बार तो 36 क्यूबिक मीटर पर टन इतना गैस पाया गया। अब इतने गैस को डाइल्यूट करेंगे अगर आप, है ना, आप बोलोगे कि सर हवा, एयर की वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो इससे गैस जो है तो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन भाई साहब अगर इतनी गैस को डाइल्यूट करने के लिए एयर की वेलोसिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो पूरे माइंस में आंधी आ जाएगी, पूरा माइंस में एकदम धूल ही धूल उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक बहुत ही दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, आप तो कोशिश करोगे ना, ये जो 36 क्यूबिक मीटर पर टन आपका जनरेट हो रहा है, तो मीथेन का परसेंटेज घटकर 1.25% आ जाए जनरल बॉडी ऑफ एयर में, और 0.75% आ जाए आपके रिटर्न एयरवे में। लेकिन इतना लाने के लिए आपको हाई वेलोसिटी जो है तो एयर देनी पड़ेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लॉन्ग वॉल फेस का जो स्पैन होता है, अगर लॉन्ग वॉल फेस है या बोर्डन पिलर मेथड भी है, लॉन्ग वॉल फेस में भाई क्या होता है, लंबाई में होता है वो, उसकी चौड़ाई कम होती है। ठीक है, फेस भी बहुत ज्यादा छोटा सा होता है, तो पूरा का पूरा फेस में डस्ट ही डस्ट हो जाएगा, पूरी माइंस में डस्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन तो नहीं क्रिएट कर सकते हो ना आप अपनी माइंस में। ठीक है, तो ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। तो इसीलिए आप ये डिटरमाइन कर लीजिए कि भाई आपके गैस का आउटबर्स्ट, आपके माइंस में मीथेन गैस कितना निकल सकता है, उसके बेसिस पर आप प्री ड्रेनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको मीथेन ड्रेनेज के 5 मेथड बताए थे, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, वर्किंग करते करते भी मीथेन गैस को निकाल सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंट करने के पहले, मतलब डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और उसके पहले ही एडवांस बोरहोल ड्रिल करके हम मीथेन गैस जो है तो मीथेन ड्रेनेज कर ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे मीथेन गैस ऑलरेडी निकालते जा रहे हैं, तो मीथेन गैस का जो परसेंटेज है वो कम रहेगा पॉकेट्स वगैरह में या कहीं पर भी, इन सीटू में भी। तो माइनिंग करने के पहले भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री ड्रेनेज मेथड। ठीक है, ये बात याद रहेगी। चलिए आगे देखते हैं।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें डीजीएमएस के कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसके डीजीएमएस के द्वारा वो नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब आती बात, जब गैस का ड्रेनेज ही करना है तो गैस का ड्रेनेज कैसे करेंगे। देखिए, एक तो तरीका होता है प्री माइनिंग मीथेन ड्रेनेज सिस्टम। ज्यादातर कोशिश करिए कि जिस भी कोल सीम का गैस कंटेंट 10 क्यूबिक मीटर पर टन से अधिक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। 10 क्यूबिक मीटर पर टन से अधिक मीथेन का एमिशन अगर हो सकता है, कोल सीम ऐसी है आपकी, तो उस केस में आप प्री माइनिंग मीथेन ड्रेनेज सिस्टम अप्लाई करेंगे, अडॉप्ट करेंगे कोल सीम में। आई बात समझ में? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई प्री माइनिंग मीथेन ड्रेनेज सिस्टम डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार हमें किस के टाइप की कोल सीम में कितने एमिशन के होने पर कोल सीम से मीथेन का एमिशन होने पर कोल सीम से हमें ये सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। 10 क्यूबिक मीटर दे देगा, 12 क्यूबिक मीटर दे देगा, ये जो भी है ना, कम भी दे सकता है, 8-9 इस टाइप से। तो आई बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंडरग्राउंड वर्किंग की कंडीशन क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी, अगर आप प्री ड्रेनेज कर लेते हैं मीथेन गैस का। ठीक है। और देखिए, प्री गैस ड्रेनेज सिस्टम का फायदा क्या है कि भाई जो ब्लोवर्स है, जो आउटबर्स्ट है, वो आपके कम से कम मिलेंगे। ठीक है। लो परमेबिलिटी जोन्स में अगर कहीं पर है तो वो भी आपको जो है तो आप पूरा ड्रेनेज कर लेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फीचर्स, इन सभी चीजों में अगर कहीं पे गैस पाई जा रही है तो इससे बचाव करने का मौका आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्री ड्रेनेज सिस्टम। अब बचने का एक और तरीका है मॉनिटरिंग। भाई साहब, मॉनिटरिंग करना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम जो है तो अपना लगा सकते हैं। ठीक है, इसके जो सेंसर्स हैं वो कंटिन्यूसली मीथेन गैस का क्या करते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसका मॉनिटरिंग करते रहेंगे। कहां पर? आपके फेस में, गोफ केजेस में, रिटर्न एयरवे में, पैनल के जहां जहां आप सेंसर्स लगा देंगे वहां पर मॉनिटरिंग करता रहेगा। ठीक है। खास बात ये बोलता है कि टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम कंपलसरी है सेकंड और थर्ड डिग्री गैसी सीम्स में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा यहां से, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी बोल दिया है। अब टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम सेंसर्स जो है कहां पर बोल रहा है कि कंपलसरी है कि भाई आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो लॉन्ग वॉल पैनल के रिटर्न में लगाना कंपलसरी है। डिपलरिंग पैनल के रिटर्न में लगाना कंपलसरी है, ताकि इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सके। अब टेलीमॉनिटरिंग सेंसर आप लगा रहे हो तो इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए कि आपका यह टेलीमॉनिटरिंग सेंसर इस प्रकार का होना चाहिए, सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर मीथेन का परसेंटेज 0.75% से अधिक हुआ या फिर नॉक्सियस गैसेस का परसेंटेज जो लिमिट है 50 ppm से अगर अधिक हुआ तो ऑटोमेटिकली पावर कट ऑफ हो जाना चाहिए उस एरिया का, और उसमें एक ऑटोमेटिक अलार्मिंग सिस्टम लगा होना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरा है एलएमडी, लोकल मीथेन डिटेक्टर्स। लोकल मीथेन डिटेक्टर्स को भी आपको लॉन्ग वॉल जो फेस है, ठीक है, उसके जस्ट आउट बाय में लगाना है। अब ये इस प्रकार का होना चाहिए एलएमडी कि भाई अगर मीथेन का परसेंटेज 0.75% से अधिक हुआ तो पावर सप्लाई को ट्रिप कर दे, कट कर दे। अगर लॉन्ग वॉल के फेस में ही लगा है, ठीक है, एक तो रिटर्न एयरवे में लगा दिया, एक फेस लगा दिया, तो एलएमडी फेस में 0.5% मीथेन होने पर पावर ट्रिप कर देगा, पावर सप्लाई ट्रिप कर देगा, कट कर देगा। ठीक है। मीथेन सेंसर जो टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम का है या जो एलएमडी का है वो आप कहां पर लगाएंगे, रूफ से 1 मीटर के भीतर, या तो रूफ में लगाइए या उससे 1 मीटर के भीतर कहीं पर भी आप जो है तो मीथेन सेंसर्स लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपका जो फेस इक्विपमेंट है उसमें भी बोल रहा है कि आप मीथेन मॉनिटर्स इंस्टॉल करिए, फंक्शनल होना चाहिए लगातार कटिंग मशीन्स में, ताकि अगर मीथेन का परसेंटेज 0.5% से अधिक होता है तो तुरंत ही मशीन को वो क्या कर दे, बंद कर दे। नेक्स्ट है इग्निशन ऑफ गैस। भाई साहब, अब मीथेन गैस रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, नहीं कंट्रोल कर पा रहे। कुछ देखिए, माइंस है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हमने दुनिया भर के पैतरे आजमा लिए कह सकते हैं, लेकिन नेचर्स कॉल
और नेचर को तो हम रोक नहीं सकते ना, कभी कभार नेचर जब अगर हावी हो गया तो बोलता है कि जितनी भी सेकेंड और थर्ड डिग्री की गैसीनेस वाली माइंस हैं उनका जो कटर ड्रम है उनमें वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसमें कि जो वाटर का जेट है वो आपका जो पिक रहता है जो कि कट करता है उसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो किसी प्रकार का फ्रिक्शनल स्पार्क न जनरेट हो या फिर मीथेन गैस को इग्नाइट ना होने दे। दूसरा बोलता है कि अगर मान लीजिए थर्ड डिग्री की गैसीनेस वाली माइंस है ना, तो थर्ड डिग्री की गैसीनेस वाली माइंस के लिए डीजीएमएस का यह कहना है कि अगर माइंस का बजट ठीक ठाक बैठता है, अच्छी खासी माइंस है, अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट में जा रहा है या कंपनी अच्छी प्रॉफिट में है ना, तो उस केस में बोलता है, देखिए यहां पे कंपलसरी नहीं है, बोलता है कि अगर हो सके तो थर्ड डिग्री गैसीनेस वाली माइंस में सरफेस पर, हर एक माइंस के सरफेस पर एक नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, हर एक माइंस में, ठीक है, सरफेस पर। अब इसका काम क्या होगा, ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो प्लांट आप सेटअप कर रहे हो इसमें से मैं पाइपलाइन फिट करूंगा और अपनी माइंस के अंदर ले जाके पूरा एक पाइपलाइन का नेटवर्क बना दूंगा। अब मान लीजिए कहीं पर भी आग लगी या एक्सप्लोजन हुआ तो मैं तुरंत ही इसमें से नाइट्रोजन या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने भर के रखा हुआ है पाइपलाइंस की मदद से उस एरिया में भेजूंगा और उस एरिया में पूरी तरह से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भर दूंगा, आग बुझ जाएगी, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हुआ ना। दूसरा आपको बोलता है कि एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर सप्रेशन डिवाइस आपको प्रोवाइड कराना है फेस कटिंग मशीन में, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है पोस्ट गोफ ड्रेनेज। देखिए एक मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम बताया था जिसमें कि मैंने क्या किया, लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड था जिसमें कि मैं लगातार केविंग करते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन केविंग जैसे ही हम करते हैं तो उसमें एक दिक्कत क्या आती है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग वगैरह भी होने लगता है, और अगर वहां पे मीथेन गैस पूरी की पूरी लीक होकर अगर पहुंच गई तो उससे क्या होगा भाई, परमेबिलिटी एक तो बढ़ गया, क्रैक्स डेवलप कर दिए हमने, क्योंकि जो गोफ है वहां पर पूरा का पूरा रूफफॉल हो रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मीथेन आके वहां पे इकट्ठा होने लगेगा। तो उस मेथड में क्या किया था कि जो गोफ वाला एरिया है वहां से मैं मीथेन को ड्रेनेज कर रहा था। तो सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री की गैसी सीम्स में बोलता है कि पीरियोडिकली मीथेन का ड्रेनेज आप करते रहिए पैनल के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप उसका मीथेन का कोल का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो रेगुलर बेसिस पे आप वहां से मीथेन का ड्रेनेज करते रहिए, तो ये आपके लिए एक सेफ मेथड हो सकता है। लास्ट है गैस हजार्ड का एसएमपी बना लो। सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी सीम के लिए कंपलसरी है ये बनाना, ठीक है, जिसमें कि इनको क्या क्या इंक्लूड करना है, एक तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान इंक्लूड करना है, दूसरा गैस एमिशन असेसमेंट एंड डिटरमाइन गैस कंटेंट थ्रेशोल्ड लिमिट, तीसरा गैस मॉनिटरिंग, चौथा माइन वेंटिलेशन प्लानिंग। ये सारी टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। मीथेन ड्रेनेज, प्री एंड पोस्ट ड्रेनेज लिमिट्स, उसके बाद आउटबर्स्ट मैनेजमेंट, क्या है आपका सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, उसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ गैस इग्निशन एंड लास्ट वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स को जो है तो इतनी चीजों को एसएमपी में इंक्लूड करना कंपलसरी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सभी को एक लाइन से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज का जो हमने देखा अभी तक, ठीक है, उसमें सब चीजें इंपॉर्टेंट थी, सभी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वाले सर्कुलर को ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको सर्कुलर नंबर भी बता देता हूं, ये है आपका सर्कुलर नंबर, ये जो हमने अभी अभी पढ़ा था, सर्कुलर नंबर 04/2020, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, गाइडलाइंस फॉर साइंटिफिक स्टडी अंडर रेगुलेशन 106 ऑफ सीएमआर 2017। सीएमआर 2017 के रेगुलेशन 106 के रिगार्डिंग साइंटिफिक स्टडी करने को बोला गया था। अब वो साइंटिफिक स्टडी से रिलेटेड गाइडलाइंस दिया है डीजीएमएस ने। अब ये गाइडलाइंस किसको फॉलो करनी है? टू ऑल ओनर्स, एजेंट, मैनेजर्स ऑफ ओपन कास्ट कोल माइंस। ध्यान रखना, ये इसीलिए ऊपर लिख के दे रहा हूं यहां पे, ताकि ये याद रहे किसके किसके लिए है, ठीक है।
और किस टाइप के माइंस के लिए है ये वाला। सर्कुलर नंबर भी बता देता हूं, ये चीजें आपको याद रखना कंपलसरी। 03/2020, सर्कुलर नंबर 03/2020, ठीक है, याद रहेगा। चलो देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है इसमें। देखिए इसमें ये बोलता है आखिर ये गाइडलाइंस दिया क्यों गया। सबसे पहला तो भाई साहब ये सवाल उठता है। देखिए रेगुलेशन 106 आपका क्या कहता है कि जितनी भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस वर्किंग्स हैं, ठीक है, तो जो ओनर और एजेंट है माइंस के, उनको यह इंश्योर करना है माइंस के ओनर्स को कि उसका मेथड ऑफ वर्क क्या होगा, अल्टीमेट पिट स्लोप क्या होगा, डंप स्लोप क्या होगा, मॉनिटरिंग है कैसे करेंगे स्लोप स्टेबिलिटी का, है ना। ये सारी चीजें तो आप प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं और उसी के बेसिस पे आप वर्क करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको करना कैसे है। सबसे पहला चीज तो बोलता है कि आप साइंटिफिक स्टडी करके ये सब कुछ करिए। ये जितना भी मैंने आपसे अभी कहा ये सब कुछ आपको कैसे करना है, साइंटिफिक स्टडी करके आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि इसमें डीजीएमएस ने ये पाया कि साइंटिफिक स्टडी माइंस में हुआ है ना, जितने भी रिक्वायरमेंट्स डीजीएमएस ने बोले उन सभी के लिए साइंटिफिक स्टडी हुआ, ठीक है, लेकिन उनको उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक था, इनकंक्लूसिवनेस दिखा, ठीक है, कोई मतलब सही तरीके से नहीं बनाया गया, बिना किसी लॉजिक के भी बना दिया गया। साइंटिफिक स्टडी तो कर रहे हैं, मतलब बहुत बार ये जितनी भी चीजें की अगर साइंटिफिक स्टडी को फॉलो नहीं किया गया तो ऐसे ही कुछ भी बना दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से चीजों को सही सलामत तरीके से नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने डीजीएमएस वालों ने एक नागपुर में जो है तो क्या किया, एक वर्कशॉप, टेक्निकल वर्कशॉप अरेंज किया जिसमें कि 79 ऑफिशियल और एक्सपर्ट्स जो है तो आए, अलग अलग कोल माइनिंग कंपनीज के, रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, जैसे डीजीएमएस, सीएमपीडीआई, सीएसआईआर, सिम्फर, आईआईटी खड़गपुर, वीएनआईटी नागपुर, ठीक है, अलग अलग जगह से एक्सपर्ट्स आए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी जिसके बेसिस पर डीजीएमएस ने डिस्कशंस के बेसिस पर सबसे पहला तो बोला स्कोप ऑफ स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करना का स्कोप क्या होगा, क्या आखिर साइंटिफिक स्टडी करेंगे क्यों। साइंटिफिक स्टडी जो है तो करने का मेन मकसद ये रहेगा कि आपकी जो नई माइंस है उनके लिए एक सुटेबल मेथड बताना, और जो पुरानी माइंस है उनमें एग्जिस्टिंग मेथड में मैं क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, मेन मुद्दा ये रहेगा। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.